नमस्कार, वक्त प्राइम एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 चरणों के मुकाबले में पहला चरण जीत के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इसी चरण में जाटलैंड का वोट पाना सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को भांपते हुए, समझते हुए, जाटों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी को बीजेपी के पक्ष में साधने के लिए दिल्ली से कोशिशें तेज हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के घर पे बैठक रखी गई, जिसमें यूपी के 253 जाट नेताओं को बैठक में बुलाया गया। संजीव बालियान, कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेताओं को भी यहां बुलाया गया और बैठक को लेकर कई तरह के मंथन इसमें किए गए, समीक्षाएं की गई और बैठक का नेतृत्व अमित शाह ने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर जीत पाने के लिए जाट समुदाय का वोट बहुत जरूरी है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी और सभी दलों की जो नजरें हैं वो इस वोट बैंक पर हैं। अखिलेश हो, जयंत चौधरी का साथ आना भी इसी का एक उदाहरण है। लेकिन बीजेपी की जाटों संग बैठक यूपी चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। कारण है किसान आंदोलन। वही किसान आंदोलन जिसमें जाट किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानून को खत्म कर दिया और अब बीजेपी जाट नेताओं संग बैठक कर मौजूदा हालात का जायजा ले रही है। इस बैठक से सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जाट अभी बीजेपी से नाराज हैं, और अगर हैं तो पार्टी कैसे इन रूठे हुओं को मनाने की कोशिशें कर रही है। इस बार जाटों का रुख क्या है, किसानों का रुख क्या है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बन रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर आप चुनाव को देखें, यहां के समीकरण को देखें, तो फिर बिना जातिगत समीकरण को साधे हुए कोई भी दल सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचा और जाट बहुल इलाका है ये। लिहाजा यहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक कोशिश है कि अगर नाराजगी है जाटों में तो उसको दूर किया जाए। किसानों के चाहे मुद्दे हों, तमाम दूसरे आरक्षण की चाहे बात हो, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, इसमें जाटों का जो रुख है, जाट समुदाय का जो रुख है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा। यही वजह थी कि बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल भी की। लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों साथ में हैं और मुस्लिम जाट समीकरण जो है उसको साधते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज की इस बैठक के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हुई, क्या रणनीति बनाई गई, क्या टारगेट सेट किया गया, ये हम जानेंगे अब से कुछ देर में। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा। तो यहां पे पहली लिस्ट में किसे कितनी टिकट दी गई है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो यूपी चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले बीजेपी जाट समुदाय को साधने की कोशिश में है। पार्टी की तरफ से इस मुहिम का नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 253 जाट नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली में अमित शाह और जाट नेताओं के बीच बैठक हुई। पंचायत समिति के इसमें सदस्य भी थे और जीते हुए प्रधान और प्रमुख खापों के वरिष्ठ लोग भी इसमें मौजूद रहे। तो बैठक में शाह के साथ जाट समुदाय के कई लोग और कई दिग्गज और कई नेता, कई सांसद इसमें शामिल हुए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसे कितनी सीट, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। दरअसल यहां पे अगर बात करें तो यूपी में चूंकि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। 2017 में बीजेपी को यहां से 71 सीटों में से 52 सीटों पर जीत मिली थी। कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बीजेपी के काम आया, लेकिन अब किसान आंदोलन का मुद्दा खेल बिगाड़ सकता है। अब समीकरण बदले हुए और बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा उसी को साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज है। अब कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके खिलाफ जाएगा ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इन्हें साधने की जद्दोजहद तेज हो चुकी है। तो आज एक बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कई जाट नेता यहां पे पहुंचे, मंथन किया गया, समीक्षा की गई, फीडबैक लिया गया, समीकरण बनाए गए और साधने की कोशिश की गई कि कितना असर यहां पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों जाट समुदाय यहां पे विशेष भूमिका निभाता है और किस तरीके से सरकार बनाने और बिगाड़ने में उनका खेल, उनकी जो भूमिका है
वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये तमाम चीजें हम समझेंगे। क्योंकि अगर जाट नाराज है तो फिर वो किस ओर जाएंगे, और क्या नाराजगी दूर होगी? जिस तरह से बैठकें की जा रही हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है, किस तरफ उनका रुख इस बार दिखाई दे रहा है? क्योंकि किसान आंदोलन लंबे वक्त तक चला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में किसान उसमें शामिल हुए, और हालांकि करीब 1 साल तक चले संघर्ष के बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। लेकिन क्या नाराजगी किसानों की दूर हो पाई है? क्या नाराजगी उन लोगों की दूर हो पाई है जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे? कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं, और तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। अब से चंद मिनटों में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक होंगे, जाट समुदाय से जुड़े कुछ प्रमुख लोग होंगे। उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या उनकी बातें हैं, क्या नाराजगी है, अगर है तो फिर इस बार उनका रुख क्या है, और क्या ये जो बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इसके जरिए नाराजगी दूर होगी? तो हर राजनीतिक दल की एक कोशिश है कि जातिगत समीकरण को साधा जाए, उसको साधकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान है, 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले तमाम दल जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, सभाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, और टारगेट सेट किया जा रहा है कि नाराजगी को कैसे दूर करना है, कैसे उन्हें अपने साथ लाना है, और कैसे बेहतर कल का सपना दिखाना है। तो पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पे वोटिंग होगी, और ये भूमिका तय करेंगे। पहला और दूसरा चरण जो है वो करीब करीब आधी तस्वीर साफ कर देगा कि यूपी का जो नतीजा है, यूपी का जो मूड है, वो क्या होने वाला है। तो यहां हर दल की एक कोशिश है कि जातीय समीकरण को भी साधा जाए, फिर चाहे समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी। टक्कर आमने सामने की है। और इस इलाके की अगर बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो यहां पे जाट मुस्लिम समीकरण जो है वो काफी मायने रखता है किसी भी दल के लिए सरकार बनाना और बिगाड़ने में, समीकरण बनाने और बिगाड़ने में। लिहाजा हर दल की एक कोशिश होती है कि इनको साथ लिया जाए। अगर पिछले चुनाव की बात करें, आप 2014 लोकसभा चुनाव से देखें, तो जाटों का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, और यही वजह है कि बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन अब 2017 के बाद 2022 आते आते समीकरण और हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह, वो अब चुनावी मैदान में है, बैठकें की जा रही हैं, समीक्षाएं की जा रही है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है इस वक्त, जिसमें कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अरविंद गुप्ता है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जयवीर चौधरी है, प्रवक्ता आरएलडी के, और बृजपाल सिंह है जो कि उपाध्यक्ष हैं यूपी जाट महासभा के। सबसे पहले कृष्ण मोहन जी, आपसे सवाल, आप सभी का बहुत स्वागत है। और सवाल ये कि आज की ये जो बैठक थी, जिसमें कई जाट नेता पहुंचे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, इस बैठक का एजेंडा क्या था और यहां से क्या संदेश पार्टी देना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव संवाद में विश्वास रखती है, और भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ संवाद करने की स्थिति में सदैव रही है और संवाद करती रही है। संवाद, सहासित्व और समायोजन लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव संवाद में विश्वास करते हैं, सहासित्व की बात करते हैं, और साहसित्व के साथ साथ व्यक्ति का समायोजन कैसे हो, समाज में कैसे उसकी योग्यता के अनुरूप उसका समाज में किस तरह से बेहतर अनुकूलन करके उसका उपयोग लिया जा सके, और समराष्ट्र के विकास के लिए कैसे उसका सहयोग लिया जा सके। ऐसी स्थिति में जब चुनाव है तो हमें अपने लोगों के साथ, जो हमारे जाट नेता हैं, उनके साथ बैठना
और उनके साथ चुनाव के समीकरणों को ठीक से बैठना साधना और कैसे हम आगे समाज को ले आ सकेंगे, हम इस पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात, जाट समाज सदैव से ही धर्म, राष्ट्र, संस्कृति और देश के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए सदैव अग्रणी रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र के विकास की बात आती है तो जाट समुदाय के साथ बैठना, उनसे बातें करना और कैसे हम राष्ट्र के विकास धारा, राष्ट्र के इस विकास में कैसे उनका सहयोग ले सकते हैं, उनका क्या योगदान हो सकता है, इस पर भी चर्चा करना, ये भारतीय जनता पार्टी इसकी व्यवस्था के अनुरूप आदरणीय अमित शाह जी की बैठक है। दूसरी बात, लेकिन कृष्ण मोहन जी, आप ये जानते हैं कि जब चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकातें और बैठकें होती हैं तो उसके चुनावी मायने, सियासी मायने भी निकाले जाते हैं, और इसका सियासी मायने ये निकल रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आपके सामने हैं, लिहाजा चुनौती 17 से ज्यादा बढ़ चुकी है और आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर जाटों में नाराजगी है तो उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। देखिए क्या है कि जाट समुदाय शुरू से लंबे दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की बेहतर जो बातें करता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्र की बात करनी हो, राष्ट्र के विकास करनी हो, धर्म की बात करनी हो, संस्कृति की बात करनी हो, सभ्यता की बात करनी हो, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अग्रणी रही है और इसका संरक्षक और संवाहक जाट समुदाय सदैव से ही रहा है। तो जाट समुदाय इस राष्ट्र के विकास की बात आती है तो उसमें जाट समुदाय एक अग्रणी भूमिका निभाता है, और इसके लिए और जरूरी हो जाता है जब राष्ट्र के विकास के अग्रणी पथ पे लाना हो तो जाट समुदाय के साथ बैठना ये एक बहुत ही बेहतर है, और जाट समुदाय के साथ हम इसलिए बैठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ। चुनाव तक ही ये सीमित नहीं है, राष्ट्र के विकास में कैसे हम आगे जा सकते हैं, कैसे लेके किसी को साथ जाएगा, इसमें जाट समुदाय को हम साथ लेके पीछे नहीं छोड़ सकते कि जाट समुदाय सदस्य अग्रणी रहा है। ठीक है, हमारे साथ बृजपाल सिंह भी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं यूपी जाट महासभा के। बृजपाल जी, आज की इस बैठक को आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप ही के समुदाय के कई दिग्गज और कई नेता भी इस बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ नाराजगियां अब भी है या सब कुछ ठीक है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नाराजगियां तो कुछ लोगों में रही हैं और हमेशा ही रहती है, कुछ लोगों को हमेशा ही रहती है, लेकिन आज की बैठक की है, मैं ये चाहूंगा कि ये बैठक और भी एक दो बार की जाए, क्योंकि सभी समस्याएं जो कुछ होती हैं लोगों की वो दूर होती हैं। और जाट चूंकि एक ऐसी कौम है जो कि हमेशा ही किसी के साथ भी जाती है तो सम्मान उनसे सब तरीके से जाती है, और जिसके साथ लग जाती है उसको आगे बढ़ा देती है। तो बीजेपी के साथ में भी बहुत कुछ है और आरएलडी के साथ में भी है, लोग दोनों तरफ है इस समय तो, लेकिन कोशिश अगर बीजेपी की चलती रहेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बीजेपी के साथ में भी काफी चले जाएंगे, और जैसा कि पहले रिजल्ट रहे हैं उसी प्रकार के रिजल्ट इस समय भी आ जाने की दिखाई दे रही है। जैसा कि मेरी आज भी जाट सभा की मीटिंग थी, मैं उसमें था, उस मीटिंग में भी लोगों के व्यूज डिफरेंट आ रहे थे, लेकिन लोग इससे प्रभावित होते चले जा रहे थे कि अगर कुछ जाटों के लिए और कुछ कर दे बीजेपी, जैसे कि हमारे जो बड़े नेता हुए हैं, 24 साल हुए हैं, उनको वो भारत रत्न दे दे। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह हुए हैं, उनको भारत रत्न दे दे। इसके अलावा किसानों की समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं में भी जैसे कि एमएसपी की है, उसमें जो कमेटी बनानी थी वो कमेटी अभी पूरी तरीके से एक्शन में नहीं आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कुछ न कुछ करेगी और कमेटी एक्शन में आ जाएगी, उसके बाद ही जो बाकी बचे लोग हैं वो भी साथ आ जाएंगे। लेकिन बृजपाल जी, क्या जो एक साल तक जो ये किसान आंदोलन चला 3 कृषि कानून के विरोध में, कृषि कानून तो वापिस हो गए, लेकिन क्या मनमुटाव अब भी है? क्या उस आंदोलन की जो टीस है वो अब भी आप लोगों के जहन में है, दिल में है? हाँ, कुछ लोगों के मन में अभी भी है, क्योंकि ये कह तो दिया गया कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन कानून वापस लेने के बाद में भी जो कमेटी का फॉर्मेशन होना था वो कमेटी एक्शन में नहीं आ पाई है, और एमएसपी के लिए लोग अभी भी परेशान हैं और ये सोच रहे कि पता नहीं गवर्नमेंट नहीं करेगी। अभी लोगों को विश्वास दिलवाना पड़ेगा, तभी पूरी तरीके से लोग साथ आ पाएंगे, अभी पूरी तरीके से साथ नहीं। ठीक है, अजयवीर चौधरी, इस बार चूंकि आप लोग अखिलेश यादव के साथ हैं और माना यह जा रहा है कि मुस्लिम जाट समीकरण के साथ ही आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती हो रही है? राजेश जी, सबसे पहले तो प्राइम टाइम के दर्शकों को देश के 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, और अमित शाह जी ने जो आज दिल्ली में जाट समुदाय की बैठक बुलाई है, ये इस बात का परिचालक है
कि अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपनी हार को समझ गई और उसी का ये नतीजा है कि गृह मंत्री जी को घर घर जाकर पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी को गाजियाबाद जैसे जिले में 3-3 बार आना पड़ रहा है। तो जाटों के साथ ये मीटिंग करना, अब इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ होने वाला नहीं है। जाट एक स्वाभिमानी कौम होती है। हम लोग सिर्फ जाटों की राजनीति नहीं करते, हम लोग किसानों की राजनीति करते हैं। हाँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार है जिसने किसानों के रास्ते में कील बिछाने का काम किया था। किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे। आज तो हमारे किसानों की शहादत हो गई और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों की शहादत पर एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। तो जाट समुदाय बहुत स्वाभिमानी कौम है और ये जानती है कि इसे चुनाव में क्या करना है। ये जाट वही है कि 2017 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमने 14 खत्म कर दी है। 2022 में ये जाट भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 क्या होती है। अरविंद गुप्ता, कैसे आप लोग देख रहे हैं इस बैठक के, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का जब वो पूरी गंभीरता यहां पे दिखा रहा है, तो आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपकी पूरी कोशिश है कि कैसे जाटों को, किसानों को साधा जाए, लेकिन लगता है कि जब अमित शाह चुनावी मैदान में है तो फिर आपके लिए चुनौती आसान नहीं रहने वाली। राजेश जी, देखिए, एक कहावत है कि अब पछताए का होता है कि चिड़िया को देखे। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, कैसे जाट जो किसान नेता वो भूल जाएंगे कि लगातार सालों को जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के गर्मी सर्दी बरसात को उन्होंने झेला। कैसे वो भूल जाएंगे कि 700 किसानों की मृत्यु हुई है और उस मृत्यु पे कोई भी शोक व्यक्त करने वाला नहीं है, कोई संवेदना नहीं है किसी की। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, कैसे वो भूल जाएंगे जब लखीमपुर खीरी में भाजपा के ही गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उन निर्दोष और मासूम किसानों के ऊपर गाड़ी से चढ़ा दी और उन्हें रौंद डाला। अब आप बताइए किस तरीके, किस नीचे आप पहुंच जाएंगे जाके, कैसे? और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जाट समाज जो होता है उसमें एक बहुत बड़ी खासियत होती है। वो केवल जीता नहीं, वो शान के साथ जीना पसंद करता है। तो जहां इज्जत की बात आती है तो जाट समुदाय सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो मेरा इनसे केवल इतना कहना है, जब आप किसान सुधार बिल लेके आए, असल में आप सही बात आपको बताएं, जो किसान आज परेशान है वो केवल किसान, सबसे बड़ी परेशानी उसकी एमएसपी को लेकर है। क्योंकि जो सरकार एमएसपी देती है उसकी कोई गारंटी नहीं। 1800 रुपए एमएसपी है, उसे 1400-1500 का रेट मिलता है। मैं यहाँ एक चीज आपको और भी कहना चाहूंगा, 1947 के बाद नौकरशाहों की सैलरी में 200 से लेकर 250 गुना वृद्धि हुई, नेताओं की सैलरी में 200 से 250 गुना वृद्धि हुई। लेकिन किसान की एमएसपी पहले जो 70 रुपए कुंटल था, आज वो 1600 रुपए कुंटल है, केवल 24-25 गुना बढ़ा। ठीक है। हाँ। क्या हमारे देश का किसान जो है, हाँ, वो एमएसपी की अगर गारंटी आपसे मांगता है, हाँ, तो इसमें क्या गलत कर रहा है? लेकिन आप उसे गारंटी नहीं दे रहे। ठीक है। आपने बड़े कुछ, देखिए, एक इकोनॉमी जो हमारी भारत की है वो मिक्स इकोनॉमी है इस टाइम, लेकिन ये लोग इसे क्रोनी इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां कुछ कैपिटलिस्ट पूरे भारत की इकोनॉमी को मूव करेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। कृष्ण मोहन जी, हो जाए जी, मैं फिर लौटता हूं आपके पास। कृष्ण मोहन जी, देखिए, 2017 की बात करें, 2014 की बात करें, तो जाट समुदाय ने खुल के आपका साथ दिया। यही वजह थी कि आप उन इलाकों में बड़ी जीत आपने दर्ज की। लेकिन 17 के बाद अब 22 में हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। वजह किसानों के मुद्दे हैं, वजह कृषि कानून के चलते जो आंदोलन हुआ वो भी है, और कई मुद्दों को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बार और उस बार में कितना अंतर आपको दिखता है? कितनी मुश्किल आपकी बढ़ने वाली है? क्योंकि आपने विपक्ष को भी सुना, आपने जाट समुदाय से जुड़े उपाध्यक्ष को भी सुना, जो कि बृजपाल जी को भी आपने सुना, और कितनी बड़ी मुश्किल इस बार के चुनाव में आप लोगों के लिए होने वाली है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट समुदाय पूर्व से लगा हुआ है, जब अपने जनसंघ के स्थापना काल से लगा हुआ है। मैं पूर्व में भी आपको बात कर चुका हूं कि जाट समुदाय जो होता है स्वाभिमानी समुदाय है, वो समाज को एक नई दिशा नई दशा देने का कार्य करता है। जाट समुदाय समाज को लेके चलने का काम कर रहा है, समाज के अगुआ है, वो समाज को अपनी व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्र की धारा के अनुरूप लेकर चलने का कार्य करता है। स्वाभिमानी जाट समुदाय होता है। जाट समुदाय सदैव से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और वर्तमान में भी जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कई लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जाट समुदाय धर्म और संस्कृति का रक्षक है और यही वही जाट समुदाय है जो 2012 से लेकर 17 के दंगों को नहीं भूला है। जो जाट समुदाय नहीं भूला, ये वही लोग हैं जो जाट समुदाय पर जो घर पर बैठे हुए थे जाट नेता, उन पर 30 मुकदमे कराते थे और फर्जी मुकदमे में उनको जेल भिजवाए। उनकी मुकदमे को वापस करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ये बात जाट समुदाय ठीक से जानता है। और पश्चिम यूपी में ये वो सारे लोग आज जो किसानों की बात करते हैं, ठीक है, कुछ किसानी मामलों पे हमें असहमति थी तो हमने उस बिल को वापस किया और वापस करके किसान भाइयों से माफी मांगी और यहाँ तक कि उनके एमएसपी के लिए गारंटी के लिए हमने कमेटी बनाई। परंतु वो सारे लोग जाट नेता जो 2012 से लेकर 17 तक मुकदमे झेलते रहे, हमारी सरकार आके उन मुकदमों को वापस कराए। दंगों के जो आरोपी थे, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में दंगा कराया, जाट नेताओं पर मुकदमे कराए, परंतु जब आज पूरे जब चुनाव आते हैं 2022 में, तो जो दंगे के आरोपी, ठीक है, जयवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बात पे जयवीर चौधरी कुछ कह रहे हैं। उन्हें से एक बार प्रत्याशी बना दिया गया। ठीक है जयवीर जी, ऐसी स्थिति में जाट समुदाय इस बात को सहन करेगा कि जो 40 मुकदमे झेल रहे हैं उनके द्वारा झेल रहे हैं। ठीक है जयवीर चौधरी, अजयवीर जी। हाँ, चुनाव से पहले भी अमित शाह जी ने जाटों की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें जाटों नेताओं को आश्वासन दिया था कि हम आपको केंद्र में आरक्षण देने का काम करेंगे। वो आरक्षण पे एक कदम भी सरकार नहीं बढ़ी। 2016 में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाटों पर गोली चलाने का काम किया। वहाँ हमारे किसान के और जाट के बच्चे शहीद हुए, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, वो आज भी जेल में है। मुजफ्फरनगर का दंगा भारतीय जनता पार्टी बहुत उठाती है। इन्होंने वहाँ एक त्रिचंद्र रखकर किसानों को बांटने का काम किया था। इन्होंने कहा था हम जो दंगे जाट बिरादरी के बच्चों पर हुए उनको मुकदमे वापिस लेंगे। इन्होंने अपने नेताओं के तो मुकदमे वापिस ले लिए। ठीक है, इस पे मैं सवाल लूंगा, जवाब भी इस पे लेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है जी। ठीक है जयवीर, इन मुद्दों को भी बार बार उठाया गया, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इसके बाद भी आखिर बीजेपी सत्ता में कैसे लौटी, कैसे जीत दर्ज की। लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी कि अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। 1947 में आजादी के बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया। जिस तरह स्वस्थ 26 जनवरी भी एक अहम तारीख सशक्त जिसको याद रखना आवश्यक है। ऐसे में जब 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान तैयार भी कर लिया, तो फिर 2 महीने का इंतजार और किया आवश्यक है और फिर पुणे स्वराज की 22वीं वर्षगांठ पर संविधान को लागू करके पुणे स्वराज रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और कुल 114 दिन की बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। फिर भी इसे लागू करने में 2 महीने की
देरी हुई और इस देरी के पीछे है 26 जनवरी 1919 की वो कहानी जिसने संविधान सभा के प्रेरित किया। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। और देश के लोग आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इसी कोशिश के तहत मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। अधिवेशन की जगह अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हो रहा कार्यालय नगर पालिका परिषद टांडा, अम्बेडकर नगर। नगर क्षेत्र टांडा के सम्मानित नगरवासियों, जनता से अपील, नगर की साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखने में नगर पालिका परिषद टांडा का सहयोग प्रदान करें। अपने घरों का कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को ही दें। अपने घरों में गीला एवं सूखा कूड़ा अलग अलग स्रोत में पृथक कर एकत्र करने हेतु हरे एवं नीले रंग के डस्टबिन का प्रयोग करें। अपने अपने घरों में शौचालय बनवाएं एवं उसका नियमित रूप से उपयोग करें। खुले में शौच न जाएं। अपने घरों में शौचालय का प्रयोग करें तथा सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करें। नगर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग करें। सड़कों, नालों, नालियों में कूड़ा कदापि न डालें। खुले में सार्वजनिक स्थानों व रास्ते पर कूड़ा कचरा न फेंकें। कूड़ा कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें। प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करें और न ही दूसरों को करने दें। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग के प्रयोग करने व विक्रय करते पाए जाने पर रुपए 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट B1.1529 ओमिक्रॉन से बचाव रोकथाम हेतु अपने घरों के आसपास साफ सफाई तथा शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क, सैनिटाइजर आदि का नियमित प्रयोग करें तथा सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। यदि आवश्यक हो तो ही मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें। किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी विवाह आदि में भाग लेने से परहेज करें। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट B1.1529 ओमिक्रॉन बचाव रोकथाम हेतु निकाय द्वारा गठित मोहल्ला निगरानी समिति का सहयोग करें। 18 से 45 साल के समस्त नागरिक कोविड-19 की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नगर पालिका परिषद टांडा को सर्वोच्च स्थान दिलाने में सहयोग प्रदान करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्वच्छता महुआ ऐप अधिक से अधिक डाउनलोड कर प्रयोग करें। स्वच्छता महुआ ऐप से अपने आसपास के स्थानों पर गंदगी की शिकायत, फीडबैक दी जा सकती है। निवेदक डॉक्टर RP श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टांडा, अम्बेडकर नगर। समस्त सभासदगण नगर पालिका परिषद टांडा, अम्बेडकर नगर। अशोक कुमार कनौजिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासक नगर पालिका परिषद टांडा, अम्बेडकर नगर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं जाटलैंड पे ऐलाने जंग की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं अब चुनावी मैदान में है और जाटों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक भी हुई। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें कृष्ण मोहन पांडे है, अरविंद गुप्ता है, अजय वीर सिंह है और ब्रिजपाल सिंह है। और लगातार हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि इस बार जाटों की जो क्या नाराजगी खुल के सामने आ रही है, क्या उनका जो 2017 में जिस तरफ रुझान था क्या इस बार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिजपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार देखिए अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से कांटे की टक्कर उनकी है, तो क्या जाट समुदाय इस बार कुछ कंफ्यूज है या फिर जो वोट हैं वो बटेंगे दोनों तरफ या फिर एक तरफ कहीं रुझान आपका रहेगा? देखिए अभी तक जो है वो जाट समुदाय के कुछ वोट बटे हुए जरूर हैं, क्योंकि जाट समुदाय के लोग स्पेशली डरने के वजह से जो है उनका गन्ने का रेट नहीं बढ़ पाया है, तो मेन उनका वजह रही है। और लेकिन अगर हम अंदर जाके किसी से बात करते हैं तो काफी लोग यही कहते हैं कि बीजेपी ने सुशासन तो दिया है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा राज्य दिया है। तो अगर बीजेपी थोड़ा सा और जोर लगाएगी तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी तरफ जाएंगे। तो अभी उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि एक तो MSP है मेन पॉइंट और दूसरा गन्ने का रेट है, इस पर भरोसा दिलाना पड़ेगा कि लोग जो है उनको अब मेरे ख्याल से तो इनको कर भी देना चाहिए, क्योंकि एथेनॉल जो है अब काफी ज्यादा मात्रा में बन रहा है और एथेनॉल अधिक बन रहा है तो फैक्ट्रियों को भी फायदा हो रहा है, तो गन्ना किसानों को भी अधिक रेट दिया जाना चाहिए और वो अधिक रेट दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि किसान जो गन्ना किसान खासतौर से जो कि रूरल एरिया से संबंधित किसान है, वो जाट है,
और वो अगर उससे उसको भरोसा बन जाएगा तो वोट जरूर दे देंगे। ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हाँ, अजय वीर जी आप कुछ कह रहे हैं? राजेश जी, जो जाट समुदाय है वो किसानों का नेतृत्व करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हाँ। और जाट किसी गठबंधन के साथ गद्दारी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ने 13 महीने में किसानों के साथ क्या व्यवहार किया है जिसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भूल नहीं है। सरकार न मजदूर खुश है, न खुश है, न छात्र खुश हैं। आप देखिए छात्रों को कैसे हॉस्टल से निकाल कर पिटाई की जा रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ जाट चुनाव में याद आता है, उसके बाद में कहीं चुनाव याद नहीं आता। जाटों का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। सुधांशु द्विवेदी जी कहते हैं हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाटों की चौधराहट खत्म कर दी। आज उन्हीं जाटों को बुलाकर ये मीटिंग करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा लोग हैं जो मीटिंग में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के MP, MLA, मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के गांवों में नहीं घुस पा रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भट्टों पर बैठकर मीटिंग करनी पड़ रही है। किसानों का जो गुस्सा है ये भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव को ले बैठेगा और ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी समझ, तभी तो वो घर घर जाके एक विधानसभा पे पर्चे बांटने का काम कर रहा है। कृष्णमोहन जी, जाट समुदाय की और किसान समुदाय की ही शक्ति है कि अमित शाह जी को घर घर जाकर पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। ठीक है, कृष्णमोहन जी आप टिप्पणी कर रहे हैं? जी, हमारे रालोद के मित्र ने कहा कि जाटों का बीजेपी अपमान करती है। साहब, जाटों का जितना सम्मान बीजेपी करती है कोई दल नहीं करता। और इसका उदाहरण है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी 10 दिन पहले उनका स्टेटमेंट है कि जाटों का हमने ठेका ले रखा है। क्या ये स्टेटमेंट ऑन कैमरा है, कैमरा के सामने उन्होंने बोला है कि जाटों का हमने ठेका लेकर रखा है। जाट विकास योजना है, जाटों का हमने ठेका ले रखा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि घर घर जाकर पर्चा बांट रहे हैं। ये पूरा देश का एक पश्चिम यूपी का जाट समुदाय देख रहा है। उसका एक नेता आदमी का नेता कहता है कि जाटों का हमने ठेका ले रखा है। क्या? लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जाटों को ठेका लेती है। जाट हमारे भाई है, जाट हमारे संघर्ष है, जाट हमारे स्वाभिमान है और जाटों का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरी बात उन्होंने कहा कि घर घर जाकर पैसा बांट रहे हैं। पैसा बांटेंगे जब जलवायु पैदल चलकर सुदूर जंगल में जाती है तो राम राज जाता है। हम भले केंद्रीय मंत्री करिए, भले गृह मंत्री हो, लेकिन जो एक उसी जनता के बीच में लेना है तो जनता के बीच में जाएंगे, उसका गुस्सा भी करेंगे। उसका यदि माला पहनते हम है तो उनका उनकी गुस्सा भी सहने की जिम्मेदारी हमारी है और उनके घर जाएंगे। हम राज सत्ता जब पैदल चलती है तो राम राज आता है और हम राम राज्य की परिकल्पना वाले लोग हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, ऐसी कमरे में बैठकर ट्वीट करने वाले क्या जाने कि जनता के बीच में जाने का क्या सौभाग्य होता है, जनता के बीच में जाकर कैसे संवाद किया जाता है। ये तो वो लोग हैं जो लखनऊ ऐसी कमरे में बैठते और ट्वीट खेलते हैं और उनको लगता है कि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आ जाएगी। आपका कुशासन, आपका भ्रष्टाचार, आपका अपराधीकरण उत्तर प्रदेश की जनता ने 1217 में देखा है और उसका और 1217 से लेकर 22 तक सुशासन उत्तर प्रदेश की जनता और आजाद समुदाय ने देखा है। इसका जब एक दूसरे से कंपेरिजन होगा तो उसका जो अमृत निकलेगा, ठीक है अरविंद गुप्ता 10 मार्च को निकलेगा। हाँ। और उस अमृत का काम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है अरविंद गुप्ता, आपको लगता है कि जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं तो 2017 के बाद अब जो 22 का चुनाव होगा वो बिल्कुल अलग होगा और जाट समुदाय जो अब तक माना यह जाता है कि बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, आपको लगता है कि उसकी जो सोच है वो बदलेगी, वो आपकी तरफ उनका रुझान होगा? और अगर ऐसा लगता है तो उसके पीछे का आधार क्या है? देखिए राजेश जी, काट की हांडी एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। जाट लैंड जो है जिसे मतलब किसानों की जमीन कहते हैं, मैं इस चीज से पूछना चाहता हूँ, जब आपने सुधार करने थे किसानों के लिए, किसानों के भले का काम करना था तो उन्हें सस्ते रेटों पे यूरिया उपलब्ध करा देते, बिजली उन्हें सस्ती उपलब्ध करा देते, सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था करा देते। साथ में जो ये महंगाई बढ़ी है, चाहे वो डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस सिलेंडर हो, ये तो हर घर की जरूरत, आप इसके रेट कम कर देते।
आपने क्या किया, आपने हमारी धोती उतार के हमें पगड़ी पहनाने का कार्य किया। देखिए आज किसान की स्थिति जो है, जो 2017 से पहले थी उससे बदतर हो गई। आज किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है कि जब हमने एमएसपी हमें पूरी, अब आप बताइए, इन्होंने गन्ना मूल्य जो कहा था हम 450 रुपए देंगे, आज गन्ना का समर्थन मूल्य 325 रुपए है। जब बहुत अभी प्रेशर बढ़ा तो 5 रुपए बढ़ा दिए, फिर 5 रुपए बढ़ा 340 किया। जब आपके मैनिफेस्टो में था कि हम 450 रुपए करेंगे। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ये उनका वक्तव्य है कि किसानों की जो लागत आती है वो 400 रुपए के आसपास आती है। तो अब आप समझ लीजिए कि किसान किस तरीके से काम करे। दूसरी चीज ये है कि जाके याद आपको केवल इलेक्शन से पहले क्यों आती, क्यों जब 1.5 साल जो है पूरा किसान आंदोलन चला उस टाइम आपने घर घर बुला के किसानों के साथ बातचीत करती क्यों नहीं करी? हर किसान यही कहता रहा कि भाई हमारे साथ बातचीत कर लो, हम दिल्ली के तुम्हारे बॉर्डर जो पड़े हुए हैं, आप आके एक बार हमसे बात कर लीजिए, हमसे संवाद कर लीजिए, हमारी कह लीजिए, हमको दुश्मन थोड़ी ना। लेकिन किसी ने भी जो है दिल्ली बॉर्डर पर रहते हुए भी दिल्ली के संसद से दिल्ली के बॉर्डर तक आने की जहमत नहीं उठाई। आज जब सत्ता जाने लगी, जब ये लगने लगा कि हमारा जो है वोट बैंक हमारा जा रहा है, हम जाटलैंड में जो है जो हमने पिछली बार इतना बड़ा बहुमत मिला था, आज उसमें हमारे बिल्कुल भी हमें सीटें नहीं मिल रही है, तब आप घर घर जाके जो है वो आप मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है कि जाट समुदाय अब दोबारा काट की आड़ी चलने नहीं देगा। ठीक है कृष्ण मोहन जी, क्या ये डर है, क्या कुछ एहसास होने लगा है चुनाव से पहले? देखिए क्या है कि हमारे मित्र ने, हमारे समाजवादी मित्र ने बड़ा अच्छा कहा कि काट की हारी बार बार नहीं चलती है। हाँ साहब, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय ने आपका वो दंगा देखा है, जिस तरह से भरमा के वोट से लिया आपने, लेकिन दंगों की आग में झोंक दिया पूरे यूपी को। 750 दंगे कराए, कैसे जाट समुदाय के लोगों को फर्जी मुकदमों में भेजा जेल, जो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उनको बाहर निकाला और इन्होंने कहा कि किसानों के लिए, बड़े किसानों का दर्द है इनको। ये रहे यूपी में, ये वही लोग हैं जिनको यूरिया के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी उत्तर प्रदेश में, और आज यूरिया की स्थिति है कि जगह जगह पर यूरिया मिल जाती है। रही बात बीएसपी की, 1200 की बीएसपी 2000 होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 1200 में दे रही है। इन्होंने कहा बिजली, साफ बिजली की आप बात क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी बिजली की बात क्या करेगी कि 6 घंटा बिजली मिलती थी, वो भी एक दिन रात में और एक दिन दिन में। एक बार दिन में तो एक रात में 6 घंटा बिजली देने वाले बिजली की बात करते हैं। और इन्होंने कहा किसानों के लिए क्या किया? साहब आपके 1,40,000 करोड़ जो गन्ना का भुगतान है, सर्वाधिक भुगतान करने का जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आपने 5 वर्ष तक गन्ना के श्रेय का भुगतान नहीं किया और सर्वाधिक भुगतान करने का जो कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कहते हैं, ये इन्होंने कहा कि जो किसानों की बड़ी तरफदारी करते हैं, किसानों की बात करते हैं, सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 29 मिलों को जिसने आपने बंद किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके उसको चालू किया है। यदि किसान हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये छलावा आपने किया है, इससे उत्तर प्रदेश का किसान और जाट समुदाय अंतर पहचान रहा है। और इसलिए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जाट समुदाय के जो ये ठेकेदार लोग बोलते हैं कि जाटों का मैंने ठेका ले रखा है और एक भैया को उनके पेट में दर्द, ठीक है अजय वीर जी जवाब दे रहे हैं आपको। दर्द बढ़ेगा और दर्द का अजय वीर चौधरी, जब नई सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। अजय वीर जी। किशन कुमार पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किसानों पर कार चढ़ाने का काम किया। वहाँ किसानों की हत्या किसने की? आपने आज तक उस मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। ये किसान देख रहा है। किसान बहुत स्वाभिमानी होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान पिछले साल का भी अभी कई मिलों का नहीं हुआ है। आप गन्ने का भुगतान बता देते हो, हमने इतना किया। भारतीय जनता पार्टी किसान के चक्कर में आपने 5 किलो का वजन कम कर दिया।
अरे आप तो कहो कि यहाँ 50 यूरिया के लिए किसान को नहीं करना पड़ेगा, खाना पड़ता था घर में लाइन लगानी पड़ती थी दुकानों पर। यही किसान ने काम जाता है, समय आने दीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन 3 कारखाना लगाना शुरू कर दिया है। आपके जो सरकार है वो यहाँ से उत्तर प्रदेश से चली जाएगी। बृजपाल जी, क्या मौजूदा सरकार अगर हम देखें जाट समुदाय की उम्मीदों पे या किसानों की उम्मीदों पे खरी उतरी है? क्या आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी उस पे खरी उतरी है और एक बार फिर आप लोग उनके साथ रहेंगे, या फिर जिस तरह की नाराजगी की बातें आ रही हैं, जिस तरह से किसानों के मुद्दे सामने आए, उसको देख के लगता है कि इस बार के हालात पिछली बार के मुकाबले बिल्कुल अलग होंगे? नहीं राजेश जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि जाटों को पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता कि वो सब साथ जाएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पर जरूर जाट नाराज हैं, क्योंकि उनकी बात कुछ दिनों तक नहीं सुनी गई, ये वास्तविकता है। हाँ। और गन्ने का रेट जो है वो भी इतना नहीं बढ़ाया है जितना कि उन लोगों को उम्मीद थी, इसलिए। लेकिन ये जरूर है, अंदर से अंदर जो है लोगों के मन में ये जरूर है कि प्रशासन जरूर आया है और उस प्रशासन आगे भी कायम रह सकता है। अगर बीजेपी आएगी तो कुछ लोग, अगर थोड़ी सी मेहनत, अगर अभी भी टाइम है, अभी भी बीजेपी कुछ ऐसे पॉइंट लेके आ जाए कि जो कि लुभावने हो सकते हैं लोगों को, मतलब जैसे रेट के बारे में वो आश्वासन दे, लोग आश्वस्त हो जाएं कि हाँ अच्छा रेट मिल जाएगा, एमएसपी मिल सकती है, उसकी जो कमेटी बनाई गई है वो कुछ एक्शन कर दे, 2-4 मीटिंग में कुछ हुआ है कि हाँ कुछ कार्रवाई हो रही है, तो लोगों को भरोसा बन जाएगा, तब लोग आ सकते हैं। अभी 100% तो नहीं है, तो मैं यही कहूंगा। हाँ। अभी 100% जाट तो नहीं है, लेकिन काफी है और वो आ सकता है, मतलब बीजेपी की तरफ। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बृजपाल जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि किसानों की अनदेखी हुई, किसानों के मुद्दे पूरे नहीं हुए, जाट समुदाय के साथ उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, इनके दावों में कितना दम दिखाई दे रहा है? चाहे आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, देश की आजादी के। हाँ, ये इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे रह गए कि जो नहीं सॉल्व हो पाए हैं, जैसे एमएसपी का भी सॉल्व नहीं हो पाया। हालांकि किसानों को जो कानून, जिनको भी काला कानून कहा गया था, उनको वापस ले लिए गए, बहुत ही अच्छा हुआ कि किसानों की बात मान ली गई। लेकिन अभी भी जैसे गन्ने का रेट है उसको बढ़ाया जाए तो शायद कुछ लोग जो है और आकर्षित हो सकते हैं। अभी तो वोट बटा हुआ जरूर है, ये मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वोट अभी तक बटा हुआ है। ठीक है। अरविंद जी, ये जो बटा हुआ वोट है, ये जो वोट इस बार पिछली बार के मुकाबले आप कह रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नफा नुकसान क्या होने की संभावना है? देखिए सीधी सी बात है, जाट समुदाय में आपको बताऊं बटा हुआ बिल्कुल नहीं है। कुछ परसेंट लोग जरूर बीजेपी के, भाई सीधी सी बात है, बीजेपी सत्ता पर चुकी है तो जरूर लोग मिलने जाते हैं। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर बता दूं, जाट समाज इसका पूर्णतया समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो गठबंधन है उसके साथ है, और पूर्णतया हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जाट समुदाय पूरी तरीके से हर चीज से हमको विजयी बनाएगा। और 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारे मैनिफेस्टो में आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, हमारा जो अखिलेश जी ने अभी आश्वासन दिया है कि एमएसपी हम फिक्स करेंगे। दूसरा क्या, किसानों को जो है सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट अब फ्री देंगे। देखिए सबसे बड़ी जो 300 इनिशियल यूनिट होती हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो किसान परिवारों को ही होता है। लेकिन अरविंद जी देखिए, अरविंद जी मैं रोकूंगा आपको और ये भी जानना चाहूंगा कि आपने देखिए कृष्ण मोहन पांडे को सुना, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार है, किसानों के लिए भी कई योजनाएं लाए, कई काम किए, और चाहे आप किसानों की बात करें या फिर बात जाट समुदाय की करें, वो दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ है। बैठ के चूंकि चुनाव है, चुनाव से पहले मिलना जुलना होता है, सामाजिक भाईचारा बढ़ाया जा रहा है, उस लिहाज से इस बैठक को वो बता रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, कहते तो ये भी थे कि 2022 में जो किसानों की इनकम दुगनी हो गई कर देंगे, किसानों की इनकम दुगनी हुई क्या? कहते तो ये भी थे कि हर इंस्टीट्यूट के बाहर वाईफाई फ्री देंगे, क्या वाईफाई मिल गया क्या? आप एक बात है, आदर्श ग्राम योजना में कितने सांसद और कितने विधायकों ने एक भी ग्राम को जो है आदर्श बना दिया हो, आप बता दीजिए। नमामि गंगे में जो है इन्होंने गंगा साफ के लिए हजारों करोड़ रुपया निकाल दिया, क्या गंगा जी की सफाई हुई? देखिए मैं आपको बताऊं, अब आप जैसे सोशल मीडिया पे है या मीडिया पे आप इस चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के जो डबल इंजन की सरकार थी
सही बात तो है कि एक इंजन आगे चलता था, दूसरा इंजन पीछे चलता था। नतीजा क्या हुआ, उत्तर प्रदेश जहां का तहां रह गया और बस से बदतर स्थिति हो गई। आप कहीं भी देख लीजिए, अभी हमारे जो शिक्षक जिन्होंने एग्जाम पास किए हुए थे, भर्ती के लिए बैठे हुए थे लखनऊ के इको गार्डन में, कितना मारा इन लोगों ने। उनमें क्या जाट समुदाय के बच्चे नहीं, किसानों के बच्चे नहीं। ठीक है। आप इको गार्डन में अजय वीर जी, ठीक, अजय वीर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहा यह जाता है कि आधी तस्वीर चुनाव की यहीं से साफ हो जाती है, जिसको बहुमत लगभग सत्ता के शिखर तक वही पहुंचता है। यहां की अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें तो क्या यहां पे मुद्दे हावी रहने वाले हैं और किन मुद्दों पे आपको लगता है कि मौजूदा सरकार खरी नहीं उतरी और लोग आपके साथ आएंगे जैसा आप दावा कर रहे हैं? राजेश जी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाओं हो, चाहे वो छात्र हो। इस सरकार ने सबकी कमर तोड़ने का काम किया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ना और आलू की बेल्ट मानी जाती है, वहां गन्ने के 25 रुपए 5 साल में इस सरकार ने बढ़ाए हैं, जबकि लागत जो है वो 400 रुपए क्विंटल की आ रही है और किसान को 340 रुपए मिल रहा है। यही हाल आलू का है। तो इस बिजली का रेट देखिए, देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगी बिजली थी तो उत्तर प्रदेश में थी। जब हमारे गठबंधन में, हमारे मैनिफेस्टो में ये आया कि 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे, पिछली बिजली का माफ, बिल किसानों का माफ करेंगे और आगे का हाफ करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के टाइम पर कहा कि नहीं, बिजली वाकई महंगी थी, हम 5 साल के किसान को, मजदूर को, प्रदेश के नागरिकों को लूट रहे थे, हम बिजली का रेट आधा करते हैं। तो 5 साल में जो आपने ये रिकवरी करी है जनता से, ये इसका बदला जनता चुनाव में लेगी इनसे। कृष्ण मोहन जी, हमारे समाजवादी मित्र और आरएलडी के दोनों मित्रों ने कहा कि किसानों के लिए बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी है। साहब, हमसे तो उन किसानों के लिए जिनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए 6000 रुपए सालाना दिया। उन किसानों के जो भी कर्जे थे हमने अपने घोषणा के अनुसार माफ किए। उन किसानों के लिए बुआई के बाद 20,000 रुपए उसको हमने 1200 रुपए में 100% के कमी करके दी। परंतु मैं अपने समाजवादी मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 12 से 17 आपकी सरकार रही, 5 ऐसे काम बताइए जो आपने किसानों के लिए जो किसानों के लिए नहीं बता पाएंगे। वो नौजवानों की बात की, सरकारी नौकरी की, हमें हमारे समाजवादी मित्र बताए कि क्या ये इनका डाटा है कि 1,80,000 नौजवानों को मात्र नौकरी दी और हमने 4,14,000 नौकरियां आज के डेट में सरकारी नौकरी दी और लगभग 6 लाख संविदा पर नौकरियां दी और संगठित क्षेत्रों में लगभग 44 लाख नौकरियां दी। ये हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि कितने रोजगार उत्पन्न किए, 2 लाख देने में सरकार भी ठीक है ब्रिजपाल जी, ठीक है, देखिए वक्त मेरे पास कम है। ब्रिजपाल जी, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। ब्रिजपाल जी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पहले चरण का मतदान यहीं पे है, 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं। यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें तो क्या मौजूदा सरकार उन उम्मीदों पे खरा उतरी है जिसके चलते इस सरकार को चुना गया था? चूंकि विपक्ष का दावा है कि 22 में बदलाव होगा, लेकिन आपको लगता है कि चाहे बात जाटों के नजरिए से करें या फिर बात किसानों के नजरिए से करें, 2017 के बाद 22 का जो हालात है वो बिल्कुल बदले हुए हैं? नहीं राजेश जी, मेरा तो इसके बारे में ये कहना है कि जहाँ तक सवाल इस बात का कि किसानों से बात है कि किसानों को वास्तव में कुछ ज्यादा उम्मीदें थी और उतनी उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो जरूर है। और मैं सोचता हूँ कि अगर सरकार अभी भी कुछ करेगी तो अंदर से सुशासन की अगर बात देखी जाए और लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए, और अगर कोरोना पीरियड का देखा जाए तो उसमें भी बहुत काम गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो अगर इन सब बातों को थोड़ा सा और ध्यान दे देगी गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ को किसान और खासतौर से जाट जरूर आ जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। चलिए, वो अंदर से ठीक है, अंतिम फैसला तो खैर चुनाव में होगा, लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया ब्रिजपाल जी, अजय वीर चौधरी, अरविंद गुप्ता जी और कृष्ण मोहन पांडे, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यही है कि क्या जाटों की नाराजगी दूर होगी? क्या जिस तरह से पहले से
समर्थन बीजेपी को मिला उनका इस बार भी वैसा मिलेगा, या फिर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी इस बार हिट होगी? सवाल कई हैं और इनके जवाब 10 मार्च को मिलेंगे, जिस दिन नतीजे आएंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।